दिल्ली छात्र संघ विश्वविद्यालय के चुनाव में जीत का बिगुल बजाया। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में फिर से नया इतिहास बनाया। अपनी मुस्कुराहट से ही वो कर लेती हैं हर मुश्किल का सामना। क्या रेखा गुप्ता को आता है हर मुश्किल के ऊपर जीत करके इतिहास बनाना? चलिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद मौजूद हैं और अपने घर पर हैं। यहाँ पर चाय पर चर्चा हो रही है। रेखा जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सबसे पहला सवाल, कुछ ही महीने हुए हैं और आज हम आपके इस आंगन में तुलसी जी के सामने बैठे हैं। सबसे पहला सवाल पूछना चाहूँगी कि पिछले कुछ महीनों में जो आपने बड़े बड़े वादे किए थे चुनाव में, उनमें से कितने पूरे हुए हैं? देखो, क्या है कि अगर आप ये कहो कि 7 महीने की सरकार ने सारे वादे पूरे कर दिए तो ये झूठ बोलना हो। मैं झूठ बोलती नहीं हूँ, मैं दिक्कतों का सामना करना जानती हूँ। और ये 7 महीने में जो अगर मैं लिमिट में बांधूँ कि भी 3 वादे आपने कहा कि कौन से पूरे कर दिए। एक, 24/7 दिल्ली की अपनी सीएम, पूरा समय दिल्ली की जनता के बीच, दिल्ली की जनता के साथ। दूसरा, जितनी समस्याएं दिल्ली में है उसकी डीप स्टडी और उनके समाधान का पूरा लेआउट प्लान, करना क्या है, हमें किस दिशा में जाना है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, कब तक रिजॉल्व करना है। और तीसरा, वो छोटी छोटी दिक्कतें जो दिल्ली वासियों की हैं उनके लिए फुली अवेलेबल रहना, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना। कितनी सारी समस्याएं ऐसी होती जिसे आप सुन लो और सुन करके समाधान की ओर भेज दो तो वो सॉल्व हो जाती है। यमुना की समस्या कब सॉल्व होगी? पानी साफ कब होगा? सबसे बड़ा वादा था ये चुनावी वादा आपका। सालों से नहीं हुआ, परंतु जनता को अब विश्वास दिखता है कि यमुना साफ हो रही है और हो जाएगी। क्या है, आज तक लोगों ने उसको उतना सीरियसली देखा ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है क्या। इतने सारे नाले, 200 नाले सीधा जा कर के यमुना जी में गिरते हैं। सीवर उसमें, सिल्ट उसमें, गंदगी उसमें। कोई एक नाला साफ होकर के गिरता है क्या? कौन सी सरकार ने इस पर प्रयास किया? 37 एसटीपी थे, उनमें से 27 वर्किंग नहीं थे। डीपीसीसी की गाइडलाइन के हिसाब से 27 वर्किंग नहीं थे। हमने आने के बाद उन सारे एसटीपीज़ को वर्केबल किया। नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम, 9,000 करोड़ की लागत से वो सारे काम, इनमें से अभी 4,000 करोड़ के काम तो इसी सेवा पखवाड़े में हम शुरू कर रहे हैं, जिससे कि धीरे धीरे यमुना में गिरने वाले हर नाले को टैप करें, एसटीपी बनाएं, पानी का बीओडी ठीक करें और साफ जल यमुना में जाए और यमुना अविरल बहे। बहुत सारे इलाकों में पीने के पानी की बहुत समस्या है। लोगों को खरीदना पड़ता है, बिस्लेरी वो बाकी सारे ब्रांड्स के पानी खरीदने पड़ते हैं। पीने का पानी घर कब साफ पहुंचेगा? आप ये मानिए कि आधी आबादी जो दिल्ली की है, 50% लोगों के पास आज भी नल के माध्यम से जल नहीं है। दे आर डिपेंडिंग अपॉन द टैंकर्स। आज आधी आबादी के पास सीवर लाइन नहीं है। क्या किया भाई 11 साल की सरकार ने, क्या किया 15 साल की सरकार ने? हम तो अभी आए ना, हमने पूरा का पूरा लेआउट प्लान दिल्ली का क्या हो, पानी की कितनी पाइपलाइन ज़रूरत है। आज ही हमने दिल्ली का मास्टर प्लान जो ड्रेनेज सिस्टम का है उसे अनवेल किया है कि पूरी दिल्ली में जिस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम है 1973 के टाइम का बना हुआ और आज तक चल रहा है। आज उस समय 25 mm की जो बारिश थी वो लेने वाली ड्रेन थी और आज कितनी बारिश हो रही है? 15 साल में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। कैसे काम करेगी वो ड्रेन? क्यों नहीं जल भराव होगा? इस बार जल भराव हुआ, उस पर बहुत सवाल उठे कि दिल्ली की सरकार क्या कर रही है, सरकार का क्या जवाब है? किसने उठाए? वो बरसाती मेंढक जो अपनी सरकार के समय में तो घर में बैठते थे चुपचाप, कोई उनको समस्या का समाधान नहीं देखना था। परंतु आज जैसे ही हमारी सरकार आई तो आ गए कि अरे बताइए पानी कहाँ भर रहा है। ये कोई हम दहेज में बरसाती मेढक का कोई नाम भी है क्या? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अभी बचे हैं 22 तो जरूर बचे हैं जो निकल के नाम बता देते हैं। बरसाती मेढक समझ गई जनता समझ गई कि जो खुद 11 साल के अपने कार्यकाल में इसे समाधान नहीं दे पाए, जिनके कार्यकाल में ड्रेन के पानी से 3-3 बच्चों की मौत हो गई, पॉश कॉलोनी, रजौरी गार्डन जैसे एरिया में, राजेंद्र नगर जैसे एरिया में, और आज वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जबकि इतनी भारी बारिश आने के बावजूद भी कहीं पे ओवरफ्लो नहीं हुआ। हमने 6 महीने जिस तरीके से ड्रेन्स का डिसिल्टिंग कराया उससे दिल्ली बची रही। ये इनको कहने का हक नहीं है। और अगले साल तक बात करें तब तक हम और बेहतर काम कर लेंगे। इसी साल की बात कर लेते हैं ना, छठ पूजा आ रही है। यमुना में झाग के बीच लोगों को अपनी आस्था को समर्पित करना पड़ता था।
इस बार झाग कम होगा कि साफ होगा? देखिए, जितना समय आपने उनको दिया उसका आधा भी हमें दे दीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। मैंने खुद बताया आपको कि यमुना की सफाई कोई झाड़ू से लगाने वाला एक दिन में झाड़ू मारी और ठीक हो गया, वो थोड़ी ना है। जितने 200 ड्रेन उसमें गिर रहे हैं भैया, एक एक को टैप करना है, एक एक पे काम करना है, एक एक पे एसटीपी बनाना है। और जो सरकार कर रही है ईमानदारी से करा है, उसमें जितने वर्क ऑर्डर होने चाहिए, जितने टेंडर लगने चाहिए, जिन पे काम शुरू होना चाहिए, वो शुरू तो हुआ। इनके टाइम पे ना सोचा गया, ना प्लान हुआ, ना काम हुआ, और केवल बातें। हम काम तो कर रहे हैं, हमारी नीति और नीयत दोनों साफ है। अच्छा, वो आपकी नियत पर सवाल उठाते हो। कहते हैं आप पर जो हमला हुआ था वो सबने देखा था और हमें भी उसकी चिंता हुई थी उस समय। हुआ क्या था? देखिए, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि हम जनता के बीच में से आए हैं, आदत है हमें लोगों के बीच में रहने की, उनसे बात करने की। मैंने कभी सिक्योरिटी को उस तरीके से सीरियसली लिया नहीं, जबकि सिक्योरिटी बार बार कहती है कि आप लोगों से डिस्टेंस बनाइए। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं जन सुनवाई कर रही हूँ, हर जन सुनवाई, मतलब जब से मैं मुख्यमंत्री बन रही हूँ तब से जन सुनवाई कर रही हूँ। हजारों लोग उसमें आते हैं, थोड़ी ना उनकी चेकिंग हो रही है कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है। लोग तो ऐसे ही मिलने भी आ जाते हैं। कहाँ के हो भैया? यूपी के हैं, मिलने आए थे मैडम, आपको दर्शन करने थे। अच्छा भाई, दर्शन कर लो। तो ऐसे लोग, और मैं उस दिन टेबल के सामने खड़ी हुई थी, जो मेरी आदत है। मैं कभी टेबल के पीछे बैठ करके पब्लिक डीलिंग नहीं करती थी। मुझे बुरा लगता था, कोई बुजुर्ग है, खड़ा है, आप उसके सामने बैठ करके उसे अटेंड करो, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं हमेशा खड़ी होकर के, बिल्कुल सामने से व्यक्ति मुझे अप्रोच करता था, अपना कागज़ देखता था, मैं अटेंड करती थी। पर उस दिन जो हादसा हुआ, उससे हमें समझ में आ गई कि भाई, सिक्योरिटी की बात को भी सुनना ज़रूरी है, और आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। तो ये लोग बीच बीच में आपको सरफिरे लोग, और जिनका कोई सर पैर नहीं, ऐसे लोग मिल जाते हैं। परंतु इसका कारण ये मैं नहीं कह सकती कि मैं जनता से दूर हो जाऊं। मुझे जनता के बीच में रहना है, जनता के बीच में काम करना है, और जनता की सीएम बन के ही चलना है। उस व्यक्ति ने सीधा आपका सर पकड़ा था, काफी देर तक पकड़ा रहा देखिए, था। इस चीज़ों आप को, पर उसका क्या असर हुआ? आप कभी सोचने पर रहता है? देखिए, बुरा लगता है जब आप 24/7 लोगों के बीच में उनके लिए काम कर रहे हो, उनकी जन सेवा के लिए। तो ऐसा एक व्यक्ति जो कि आपके स्टेट का भी नहीं है, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और वो आकर के आपसे बदतमीज़ी करे, बुरा लगता है। परंतु उस एक व्यक्ति के कारण मैं अपनी 2.5 करोड़ दिल्ली की जनता को उपेक्षित नहीं कर सकती, ये मुझे पता है। और मैं उसी अपने फार्मूला पे चल रही हूँ। दुनिया बदले ना बदले, मैं भी नहीं बदलने वाली। दिल्ली छात्र संघ का, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया है। वो एक डायलॉग था, खुश तो बहुत हो गए तुम। आपका क्या पहला रिएक्शन था रिजल्ट देखकर? नहीं, इट्स वेरी नाइस, अच्छा है। एबीवीपी मेरी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और जहाँ से मैं शुरू हुई, और सच में अच्छी संस्था है, जहाँ से युवा जुड़ें, आगे बढ़ें, काम करें देश के लिए, समाज के लिए। और 3 पदाधिकारी जीते हैं, मैं तो उनको बधाई देती हूँ, और चाहूँगी कि बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, स्टूडेंट के लिए अच्छा काम करें, और जहाँ अपनी इस मुख्यमंत्री दीदी की ज़रूरत है, वो उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस के साथ एक और है पार्टी, आप उनका नाम ले रही हैं आप बार बार। तो आप, यानी आम आदमी पार्टी, बार बार कहती है कि पंजाब की अनदेखी कर दी जाती है, और दिल्ली में तो हारने के लिए ठीकरा कई कारणों पे फोड़ा गया है। लेकिन पंजाब की सरकार में उनके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि केंद्र सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी, आंकड़े गलत पेश करती है। देखिए, भगवंत मान जी अपने राज्य को संभाले ना। आपका राज्य बाढ़ में डूबा तो आप जा करके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। केजरीवाल साहब दिल्ली में लौट आए, और आकर के यहाँ के फ्लड प्लेन में घूम रहे हैं। पंजाब में इतना बड़ा बाढ़ आया, और लोग वहाँ के त्रस्त हुए, बजाय उनके साथ खड़े होने के। कहाँ गए वो सारे मंत्री, कहाँ गए वो केजरीवाल साहब, जो इतने बड़े बड़े बंगले लेकर के पंजाब में रह रहे हैं, उनके प्लेन में घूमते हैं, प्राइवेट सरकारी प्लेन वो यूज़ करते हैं, सरकारी फैसिलिटी वो यूज़ करते हैं। जनता के बीच में दुख आया तो एक बार दिखाई नहीं दिए, केवल मीडिया पे दिखते हैं, सोशल मीडिया पे दिखते हैं, दिल्ली के बारे में बोलते हैं। अरे दिल्ली में 2023 में जब आपके समय में बाढ़ आई थी, पूरी दिल्ली डूब गई थी। एक बैरिगेट आईटीओ बैराज का खुला नहीं था, कभी सफाई नहीं हुई नालों की। पंजाब में लोग मर रहे हैं, बेचारे परेशान हैं, कोई आपका नेता दिखाई नहीं देता। ये पंजाब की जनता है जो देश की अन्नदाता है, उसको देख करके मोदी जी ने वहाँ खड़े होकर के वो मदद पहुँचाई। हम सब ने भी की, पूरे देश ने की। आज हम सब लोग पंजाब की जनता के साथ हैं, वहाँ के नेता हों या ना हो। आपने मोदी जी की बात की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठता है कि महिलाओं को बड़े कम मौके दिए जाते हैं चुनावी राजनीति में। अरे वाह, मतलब ये मौका किसने दिया है? ये मोदी जी ने तो दिया है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा मौका यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है
तो वो भारतीय जनता पार्टी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ, मैं एक आम महिला के नाते कह रही हूँ। कौन बना रहा था मुख्यमंत्री भाई? इंदिरा गांधी जी रही प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल में एक महिला नहीं थी। कभी उन्होंने अपने अलावा किसी और को डेवलप नहीं होने दिया। आम आदमी पार्टी में तो महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं हुआ। वहाँ तो महिला कल्याण एवं बाल विकास भी पुरुष देखते थे। उनके यहाँ स्वाति मालीवाल जैसी महिला जो एक्टिव थी, उसको घर बुला के वो पीटा उन्होंने। उनके सारे विधायकों पे महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ केस दर्ज था। तो कौन सी पार्टी है भाई? एक पार्टी जो सच में महिलाओं का सम्मान करती है, राष्ट्रपति से लेकर के राज्य की मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जैसी इम्पॉर्टेंट पोस्ट और काम महिलाओं को देती है। देश की आधी आबादी की चिंता करते हैं, कभी शौचालय के रूप में, कभी उज्ज्वला के रूप में। कौन कर रहा है भाई? मोदी जी के अलावा किस नेता ने किया, ये बताइए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तो आपकी कई मुलाकात हुई होगी, कोई ऐसी बात जो याद रह जाएगी हमेशा, और क्यों? पीएम साहब की जो शख्सियत है ना, वो कमाल है। वो एक राजनेता होने के साथ साथ कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई संत हो। मतलब इतने डाउन टू अर्थ, उनकी बातचीत, उनका काम, जब उनके साथ बैठो तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही मजबूत पिता, कि उनके डिसीज़न, उनकी फर्मनेस, उनका विज़न, हर चीज़ मतलब आपको इतना इंस्पायर करती है। और दूसरे ही पल वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई संवेदनशील माँ, अपना ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, भोजन ऐसा करना चाहिए, समय का ध्यान रखिए, ये करिए, योग करिए, पढ़ाई करिए। मतलब वो सारा एक जो लगाव होता है एक माँ का अपने बच्चों के साथ में, कभी वैसा फील होता है, कभी पिता। मतलब आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड। मुझे लगता है कि कौन सी बात मानी है? हाँ मैं सब बातें मानना चाहती हूँ और मानने की कोशिश करती हूँ। और कम से कम उस शख्सियत को देख के ये एहसास ज़रूर होता है कि हमें ये मौका जो मिला है अपने देश के प्रति काम करने का और अपनी जिम्मेवारी निभाने का, इसको मैं ज़रूर मन से निभाऊँ। 96 में डूसू का चुनाव जीता था, कभी सोचा था 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे? नेवर, कभी नहीं सोचा। यहाँ तक कि जब डूसू का चुनाव में लड़ी तो मेरी तो घर में कभी पृष्ठभूमि भी नहीं थी, तो मेरी माँ तो बड़ा नाराज़ होता है, अरे भाई ये नेतागिरी ना बनियों के बच्चों का काम नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्शन लड़ने की। लड़ गई, किस्मत में थी, बन गई, चलती रही। पर कभी नहीं सोचा था कि इस मुकाम पे आकर के अपने ही राज्य की मैं इतनी सेवा कर पाऊंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की गलियों में चलने वाली रेखा और आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, क्या अंतर है, क्या मिस करती हैं? बहुत सारी चीज़ें मिस करती हूँ। वो कहीं पे भी गाड़ी रोक करके उतर जाना, कहीं सड़क पे कुछ खाना पीना शुरू कर देना, कहीं शॉपिंग करने चले जाना, पिक्चर देखने चले जाना, दोस्तों के साथ में बैठ कर के गपशप करना। अब लगता है एक एक मिनट आपकी जनता की है, जनता के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। इसलिए इसका हर क्षण और मेरे शरीर का हर कण अपने राज्य की सेवा के लिए उपयोग हो, बस ऐसा मन करता है। मैं आपके घर गई थी जब रिजल्ट आ रहा था उस समय, और जब अनाउंसमेंट हुआ था नाम का, आपकी सासू माँ आपसे बहुत प्रफुल्लित रहती हैं। तो बहू और सास का ये रैपो मुझे समझना है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बदला? मुख्यमंत्री बनने के बाद देखिए, पहले जब भी घर में पूजा पाठ ये होता था तो सब इकट्ठे बैठ के कर लेते थे। अब मैं उनसे फ़ोन पे पूछती हूँ कि मम्मी जब भी कोई व्रत आए तो बता देना, जब भी कोई कथा करनी हो तो बता देना। वो मुझे बताती हैं और उस हिसाब से मैं फटाफट सुबह सुबह उठ करके वो भी पूछ लेती हैं क्या, अरे ये आज व्रत था, किया कि नहीं किया। तो कई बार करा होता है, कई बार नहीं किया होता, तो कई बार सच बोल देती हूँ, कई बार कहती हूँ हाँ कर लिया बस। परिवार से तो बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, पर्सनल क्वेश्चन है, आप चूज कर सकती हैं नहीं जवाब देने का भी। मनीष जी से मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बदला? मैं ही बताती हूँ कि भाई धर्मपत्नी मुख्यमंत्री है तो कुछ काम अपने आप ध्यान कराया करीजिए। आप अपने कपड़े, आपकी वो आपको खुद स्वयं देखना होता है। आपके नाश्ते की चिंता आपको करनी होती है, परंतु वो काम अब आप मेरे लिए सोचो तो ये गलत बात है। तो आपको जनता के हित में इतना काम स्वयं कर लेना चाहिए। सपोर्ट आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप मानसिक रूप में उतना अच्छा काम नहीं कर सकती अगर आपके दिमाग पे बहुत प्रेशर हो तो। 2 महत्वपूर्ण सवाल। पहला, प्रदूषण, क्योंकि जैसे ही सर्दी आएगी वैसे ही प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा। बहुत बड़ी चुनौती है दिल्ली में उन लोगों के लिए जो रहते हैं और इस सांस में जीते हैं। क्या काम किया है आपकी सरकार ने उसको बदलने के लिए? देखो, लगातार पहले दिन से ही हम प्रदूषण दिल्ली में
केटर हो, इसके लिए बहुत सारे आयामों पे काम कर रहे हैं। वो जो डस्ट मिटिगेशन प्लान हमने दिल्ली के लिए लागू किया पहली बार किसी सरकार ने, कि किस किस तरीके से दिल्ली में जो डस्ट होती है उसको केटर करना है। 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स हमने डिप्लॉय करने की बात कही है, जिसे हम अभी ले रहे हैं। हम 70 मैकेनिकल मशीनें जो कि मशीनों के द्वारा मतलब सफाई सड़कों की होगी वो कर रहे हैं। जितनी हाई राइज बिल्डिंग दिल्ली में है उन सब पे स्मोक टावर लगाने का काम हमने किया है। बिल्डिंग्स के लिए उनके लिए हमने डूज एंड डोंट्स निकाले हैं, क्या क्या उनको करना है। पूरी की पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हमारी है उसको ईवी पे लेकर के आ रहे हैं हम। लगातार हम अपने बसों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ईवी पे लेके जाना, हर चीज़ हमारी कोशिश है। 70 लाख प्लांटेशन हमारा प्लान है जिसमें लगातार हम कर रहे हैं। दिल्ली का 25% एरिया उसको हमने जंगल मतलब वन के रूप में डेवलप करने का काम। तो ये लगातार चीज़ें हैं जिनको हम दिल्ली की जनता के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हमारा विश्वास है कि पिछले सालों की बजाय इस बार फर्क दिखाई देगा। दिल्ली सरकार ट्रैफिक सुधारने के लिए क्या कर रही है? जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जितना ट्रांसपोर्ट बेहतर हो रहा है, उससे अब ज्यादा सभी हम कर लें अभी मतलब कि अब आप मुख्यमंत्री हैं तो हम पूछेंगे, कहेंगे, फिर जनता कहेगी कि आपने नहीं पूछा। 27 साल का बैकलॉग, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि 7 महीने में तुरंत करके दे दीजिए। अरे भाई, समय के साथ धीरे धीरे, आज देखिए UER 2 बना, क्या इस बार भी ऑड इवन होगा? क्या यूज़ था उसका, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया। केवल और केवल अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को उसके माध्यम से पैसा देने के अलावा कोई उस योजना का लाभ था? क्या पॉल्यूशन कम हुआ भाई? जो पॉल्यूशन कम करने के तरीकों पे काम होना चाहिए उन पे तो सरकार ने एक भी काम नहीं किया, पिछली सरकारों ने। मैं दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हर एक समस्या पे हम लोग काम कर रहे हैं और धीरे धीरे उनके रिजल्ट लोगों के सामने आना शुरू होंगे। ये बड़ी दिलचस्प बात है। कूड़े का पहाड़ का सवाल हर व्यक्ति पूछता है। कूड़ा कम हो रहा है कि पहाड़ और ऊंचा होता चला जा रहा है? आप देखिए, दिल्ली में रोजाना 11-12 हज़ार मीट्रिक टन कूड़ा जनरेट होता है। डिस्पोज कितना होता है? 7,000 मीट्रिक टन। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ही दिल्ली में इतने हैं कि जो कूड़ा आपका 7,000 मीट्रिक टन उठा पा रहे हैं। तो पिछली सरकारों ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ही नहीं बढ़ाए। अब आकर के हमारी सरकार की भी दिल्ली का टारगेट ये होना चाहिए कि डेली का 15,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठाने की क्षमता आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तब तो कूड़ा खत्म होगा। आज जितने कूड़े के पहाड़ हैं उनकी हाइट बहुत लो हो गई है। बहुत एरिया हमने कवर अप किया, वहाँ प्लांटेशन भी किया, परंतु जब तक ये पूरा कूड़ा जीरो वेस्ट पे नहीं हम कर लेंगे तब तक ये कूड़े के पहाड़ इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगे। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आइडिया है प्रदूषण और कूड़ा और ये कब तक कम हो आप पाएगा? इसको समय अवधि में नहीं बांध सकते जब तक कि आपकी बाकी चीजें चैनलाइज ना हो जाए। अभी इस सेवा पखवाड़े में हम 2 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, एक नया और एक पुराने को एक्सटेंशन, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे 4-5 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पे हमारा काम चल रहा है, जिससे कि क्षमता बढ़ जाए इस कूड़े के डिस्पोजल की और पहाड़ों को हम घटा पाएँ। MCD को हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, बजट उनको हम दे रहे हैं ताकि कूड़ा उठे भी और डिस्पोज भी हो। इसमें मतलब बहुत सारे सेगमेंट पे काम करने की आवश्यकता है। मैं दिल्ली की जनता से, पंजाब की जनता से कहना चाहती हूँ कि बागवान ने भी न जाने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं, फूलों के गमलों में कांटे संभाल रखे हैं, और इस सियासत में तो चित भी इनकी, पट भी उनकी, हमने क्या बेवजह सिक्के उछाल रखे हैं। तो भाई अब समय हमारा है, हमें काम करने दीजिए, और जब हमारे समय पूरा हो जाएगा तब हमसे सवाल जवाब कीजिएगा। एक छोटा सा सवाल आपसे आखिरी में करना चाहूंगी, रैपिड फायर राउंड। एक जवाब आपको देना है, जो भी आप सोचें, या चूज करना है दोनों में से एक, परिवार या पार्टी? ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, परिवार ही करेंगे। महिला से ये प्रश्न गलत पूछ रहे हो, महिला परिवार करेंगे। चलिए ठीक है। घर का खाना या दिल्ली की चाट? घर का खाना। साड़ी या सूट? साड़ी। दिल्ली या कोई गांव? दिल्ली, मेरी जिम्मेवारी है। स्पीड डायल पे किसका नंबर है? स्पीड डायल पे पतिदेव का, उनको बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं। गुस्सा किस बात पे आता है? आता तो है, ये पता है मुझे। हाँ, आता तो है। जब आप जिस स्पीड में काम कर रहे हो और आपके साथ में जो टीम है उस स्पीड को कोप अप नहीं कर पाती, या आपकी चीज़ों को मतलब उतनी शिद्दत से नहीं कर पाती, तो बुरा लगता है कि यार
हम लोग इतना कुछ करना चाहते हैं, आपको इतना सपोर्टिव सिस्टम दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कॉलेज के चुनाव में मार खाई थी? है। फेवरेट डिश? राजमा चावल। फेवरेट एक्टर? अक्षय कुमार। मैंने सुना है आप गाना वाना अच्छा गाती हैं। कभी नहीं गाती, सिर्फ झूठ शायरी सुना पे है। मतलब केजरीवाल जैसी मत बातें करो। मैं ईश्वर की इतनी प्यारी बेटी हूँ कि मैं हाथ जोड़ के बस ऐसे आँख करके नमन करती हूँ तो प्रभु कहता है बहुत अच्छा, बस तू जा काम कर। मुझसे बात करने के लिए रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चाय जितनी अच्छी थी उतना ही अच्छा ये कॉन्वर्सेशन था। मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता अपने अंदाज में एकदम बिंदास ये बताते हुए कि आखिरकार एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर कितना आसान और कितना मुश्किल, लेकिन जिम्मेदारियां निभाना ही सबसे बड़ी कला है। नमस्कार। थैंक यू।